नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही इंट्राडे पोजीशन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। विरूपन मजूमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। इसके अलावा अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटी से, और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से। साथ ही हमारे साथ एक खास गेस्ट भी हैं, नकुल रस्तोगी हैं, ट्रेडिंग डायरेक्टर है पैसिफिक इंटरलिंक SD एंड BSD के, मलेशिया से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है नकुल आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले आपसे ये बात कर लेते हैं पाम तेल को लेकर। जिस तरह से पाम तेल में गिरावट अब बढ़ती जा रही है, पिछले हफ्ते 10% तक की गिरावट देखी, और आज भी मलेशियाई पाम तेल करीब करीब 6,400 रिंगिट के आसपास 5% नीचे कारोबार कर रहा है। और इस तरह की खबरें आ रही है कि जल्द इंडोनेशिया पाम तेल पर जो एक्सपोर्ट बैन लगा रखा है वो वापस ले सकता है। नकुल, क्या अपडेट है? आपको लग रहा है कि इंडोनेशिया अगले 1-2 हफ्ते में पाम तेल के एक्सपोर्ट बैन को हटा देगा? यही वजह है गिरावट की, या कुछ और देख रहे हैं आप? यही नहीं, मेनली यही वजह है विश्वमोहन। जैसे पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी तो मैंने कहा था कि ये प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी हैं सारे फैक्टर्स। मतलब यूक्रेन वॉर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, उसके बाद में एकदम से ये इंडोनेशिया ने फ्लिप फ्लॉप किया, अपना एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। लेकिन और उसके जो रिएक्शन था वो थोड़ा, इट वाज टू फास्ट, टू अर्ली एंड टू मच। इतना उसका इम्पैक्ट को एसेस नहीं किया लोगों ने। ये मोस्टली हमारा लोकलाइज्ड एक्शन था, जो कि BMD का व्यापार आप जानते हो, ये जो वायदा है एक तरीके से। तो इसमें जो शॉर्ट लोग बैठे थे उन्होंने अपने कवरिंग करी। फिजिकल ज्यादा काम नहीं हुए, फिजिकल कुछ नहीं हुआ। अब जो पिछले सप्ताह जो देखने को मिला वो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे सबको लगने लगा है कि इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं है कि बहुत सारा सबको तेल चाहिए हो। प्राइसेस बहुत हाई हैं, पाम ऑयल, ये क्रूड ऑयल भी इतना महंगा है, परचेसिंग पावर हर कंट्री में लोगों की कम हो गई है। और अल्टीमेटली इंडोनेशिया में भी स्टॉक पोजीशन बढ़ती जा रही है, स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में किसी भी दिन इंडोनेशिया फिर से एक्सपोर्ट बैन खोल देगा और फिर से तेल की चालू हो जाएगा। इधर मलेशिया में जो स्टॉक रिपोर्ट एक आती है, जो कि कल हमारे यहाँ आएगी, उसके जो प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो उसके बारे में लोग बता रहे हैं, अंदाजा जो है लोगों का, उसके हिसाब से पाम ऑयल स्टॉक्स यहाँ बढ़ जाएंगे, मलेशिया में बढ़ जाएंगे। अब मलेशिया में पाम ऑयल स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, इंडोनेशिया में ऑलरेडी पाम ऑयल स्टॉक्स हैं। वर्ल्ड डिमांड का हाल खराब है इन भाव में। रमादान पूरा हो चुका, ईद पूरी हो गई, भारत में हमारे यहाँ होली हो चुकी। अब अगला गर्मी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी में हम सब लोग इंडिया के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि तली हुई चीजों का कंजम्पशन कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से वहां डिमांड कम रहेगी। बाकी वर्ल्ड में भी जो नॉर्थ एरिया है वहां पे भी अभी थोड़ा सा सीजनल डिक्लाइन आएगी डिमांड में। तो ये सब देखते हुए और प्रोडक्शन के बढ़ने की संभावना से पाम ऑयल नीचे आना चालू हो गया। अब ये कहां तक नीचे जाएगा वो डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कहां पे है, किस जगह पे वापस डिमांड आनी चालू होगी। मेरे हिसाब से 6,000 तक जा सकता है अभी, और ये 400 यूनिट की और गुंजाइश है। लेकिन अल्टीमेटली इंडोनेशिया के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना खींचते हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगले, इस सप्ताह तो नहीं, लेकिन उसके अगले सप्ताह किसी भी समय वो खोल देंगे। यानी त्योहारी मांग कम हो रहे हैं और इंडोनेशिया कभी भी एक्सपोर्ट बैन हटा सकता है। साथ ही इन्वेंट्री लगातार बढ़ते जा रहे हैं मलेशिया में, और जो फेस्टिव डिमांड थी वो भी कम हो रही है। होली के बाद रमजान का सीजन अब खत्म हो चुका है, साथ ही गर्मियों में मांग वैसे ही कम हो जाती है खाने के तेल की। सर, बाकी खाने के तेल भी गिर रहे हैं। नकुल जी, क्या लग रहा है कि वो बाकी तेलों पर भी इसका असर दिखेगा और आने वाले समय में बाकी तेल के दाम भी कम होंगे? सोया तेल, सूरजमुखी तेल और सरसों तेल पर भी इसका असर होगा आने वाले समय में? बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली तो ऑयल बास्केट जो है वो सेम है। हम लोग इतना ज्यादा डिस्काउंट कर चुके थे यूक्रेन तेल को, सनफ्लावर ऑयल को, कि सनफ्लावर तेल रशिया से नहीं निकलेगा, यूक्रेन से नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे बिल्कुल ही तेल ही खत्म हो गया था। ऐसी हालत नहीं थी, तेल तो वहां पे है और अभी भी रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हम लोगों ने खुद वहां से तेल खरीदा और हमारी वेसल्स वहां से निकली हैं। यूक्रेन का तेल भी बल्गारिया, रोमानिया वगैरह के थ्रू निकल रहा है। यूएस में, यूएस की तरफ अगर वेस्टर्न साइड देखें तो ब्राजील और अर्जेंटीना का अभी हार्वेस्टिंग खत्म हुआ है या चल रहा है,
55% हार्वेस्टिंग हुआ था अर्जेंटीना में, उनका तेल भी बनना चालू होगा। सप्लाई सब तरफ है। इतने हाई प्राइस पे जो डिमांड रिडक्शन हुआ है, प्लस एक जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाइना का। चाइना लॉकडाउन लगातार चलता ही जा रहा है, अभी उसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। तो चाइना खरीदता है बहुत सारा सोयाबीन यूएस से और ब्राजील अर्जेंटीना से, वो अभी बहुत स्लो हो गया। वो तेल खरीदते हैं पाम ऑयल, वो स्लो हो गया, और वो बड़ा मार्केट है। तो ये सब चीजें डिस्काउंट करने के बाद, और ये लिंक्ड होता है, पाम ऑयल नीचे जाना चालू हुआ, सोया ऑयल भी नीचे जाना चालू होगा, सनफ्लावर ऑयल भी नीचे जाना चालू होगा। तो धीरे धीरे अब सब दाम जो हैं एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे जहां पे फिर से डिमांड का आना चालू हो। तो इसलिए सोया भी नीचे जाएगा, पक्के से नीचे जाएगा, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी प्लांटिंग हो रही है यूएस में कि अल्टीमेटली, और इंडिया में भी ये गर्मी खत्म हुई, मानसून अगर अच्छा आया तो ऑयल सीड की बहुत अच्छी प्लांटिंग होगी इस तब तक। ओके ओके, शुक्रिया नकुल जी, आपने पूरी डिटेल्स ग्राउंड पर क्या चल रही है बताया कि पाम तेल में जो गिरावट आई है उसका असर बाकी तेल पर भी होगा, और जो डिमांड, जो एक सीजनल फैक्टर्स बहुत सारे काम कर रहे थे, वो अब यहाँ पर वो उस तरह की डिमांड नहीं रहेगी, और आने वाले समय में भाव डेफिनेटली कम होंगे। और कई बड़े एक्सपर्ट्स से हमने बात की थी, दोराबजी मिस्त्री जी ने भी कहा था कि मई के बाद से दाम यहाँ पर धीरे धीरे कम होंगे, और भी कई एक्सपर्ट ऐसे बता चुके हैं कि जून तक भाव काफी कम खाने के तेल के हो सकते हैं। चलिए आगे कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। वायदा बाजार में ही गोल्ड और सिल्वर, जहां पर आज कमजोरी दिख रही है। सबसे पहले अनुज जी आप बताइए, गोल्ड सिल्वर में आज की कमजोरी की वजह क्या है, और लग रहा है कि और सस्ता होगा क्या भाव यहां पर? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए डॉलर इंडेक्स अब 103 को ब्रेक करके 104 के आसपास चल रहा है, 104 के ऊपर आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो 20 साल के हाईस्ट डॉलर इंडेक्स ने बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, और इक्विटी मार्केट अगर देखें तो वो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से भी हमने देखा है कि मार्जिन डिमांड की वजह से, मार्जिन की कॉल्स की वजह से भी कमोडिटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो डॉलर इंडेक्स का काफ़ी इंपैक्ट रहा है, और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं वो भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी जो डिमांड है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे ETF फॉर्म में हो, चाहे आपका फ्यूचर्स फॉर्म में हो, यहाँ पर डिमांड कम होती हुई दिख रही है, और जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनली अगर देखें तो $1900 के नीचे अब भाव आते हुए दिखाई दिए हैं, और MCX में अगर देखें तो भाव अब 52,000 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का वो थोड़ा डाउन हो सकता है, क्योंकि डिमांड कंसर्न जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से भावों में सेलिंग प्रेशर रहा है। हमें लगता है कि अभी जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर बात करें तो वहाँ पर भी नेगेटिव टोन में भाव आते हुए दिख रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन टेक्निकल चार्ट पे बनती हुई दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीकनेस का दिख रहा है। हमें लगता है कि भावों में अभी जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी। वेरी शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड का भाव नीचे 50,800 से लेकर 50,700 तक का, इंटरनेशनल मार्केट में $1,850 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, और सिल्वर में नीचे करीबन 61,000 तक के लेवल, और इंटरनेशनली 21.50 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि एक नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, रविंद्र जी आप सहमत हैं अनुज से? आपको भी लग रहा है कि गिरावट यहाँ पर बरकरार रह सकती है, और नीचे की तरफ किस तरह के टारगेट आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। यस, शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो यस थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में फिर से एक अपमूव आया है और वो 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यील्ड्स अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी देखें तो 3% के ऊपर है, तो उस वजह से गोल्ड को थोड़ा सा प्रेशराइज हो रहा है गोल्ड। लेकिन अभी भी डॉलर इंडेक्स और यील्ड दोनों भी रेजिस्टेंस पे है, तो आई थिंक थोड़ा सा नियर टर्म में गोल्ड थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम टर्म में आई थिंक वील हैव टू स्टिल सी कि डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर है, और आई थिंक उसके ऊपर सस्टेन करना, एक दो क्लोजिंग देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होता है तो फिर से हम एक फॉल देख सकते हैं। और अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स में तो कोई मेजर चेंज नहीं है। नॉन फार्म पेरोल्स का जो डेटा था वो थोड़ा सा अच्छा आया था डॉलर के लिए लास्ट वीक में, उस वजह से डॉलर को एक सपोर्ट मिला है। बट उसके अलावा अगर बाकी जो भी डेटास देखे जो इस महीने से स्टार्ट हुआ है, आई थिंक इट इज नॉट दैट एनकरेजिंग। और फेड का मीटिंग भी जो था उसमें एज एक्सपेक्टेड 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आया था। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि दे विल नॉट बी दैट एग्रेसिव। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स अभी भी है, तो मेरे हिसाब से मीडियम टर्म में अभी गोल्ड सपोर्टेड है। बट वेरी नियर टर्म आई थिंक इंट्राडे या एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यस थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है डाउन साइड आने का, लेकिन हमें
रुपी को भी देखना है। रुपी अगेंस्ट डॉलर इज ट्रेडिंग अबव 77 व्हिच वाज द रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वहां से थोड़ा सपोर्ट आ सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक फ्रॉम अ वेरी नियर टर्म पर्सपेक्टिव हमें भी लगता है कि 51,000 से 50,850 50,900 तक गोल्ड आ सकता है, और सिल्वर के प्राइसेस अराउंड 61,500 से 61,800 तक की पॉसिबिलिटी है। तो इंट्राडे या फिर एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से बेच के चलना चाहिए, बट लोअर लेवल्स पे हमें लगता है कि फिर से एक बार बाइंग रीएमर्ज हो सकती है 50,800 के आसपास से। और सिल्वर की अगर बात करें तो 61,500 पे सपोर्ट है, तो वहां से फिर से एक बार बाइंग रीएमर्ज हो सकता है। ओके, चलिए ये भी हुआ गोल्ड सिल्वर को लेकर। रुपी की बात आप कर रहे थे, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, 77.46 तक इंट्राडे में चला गया था। रविंद्र जी, क्या लग रहा है ये और कमजोरी गहरा सकती है क्या? 78 भी क्रॉस कर सकता है क्या रुपया डॉलर के मुकाबले? बिल्कुल विश्वमोहन, मेरे हिसाब से जो वे से आज हमने एक अपमूव देखा है, हमें लगता है कि बहुत ही जल्द हम 77, 80, 78 तक के लेवल्स देख सकते हैं, बट अगेन इट इज जस्ट टुडेज मूव। लेकिन मेरे हिसाब से आगे चल के रुपी और थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। 77, 90, 78 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार आ सकता है, बट वहां पे फिर से एक बार इसका रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जैसे मैंने बताया कि अभी भी एक रेजिस्टेंस पर है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी आती है तो फिर हो सकता है कि रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट हो, बट एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि 77, 80, 78 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। में गिरावट और भी बढ़ सकती है, 77, 90, 78 के आसपास भी जा सकता है। हालांकि आज के रिएक्शन की ये नहीं जो कंटिन्यूटी में जाए, लेकिन यहाँ तक की कमजोरी की उम्मीद की जा रही है। अब बिटुपन, अब आप बताइए, 62,300 पे चांदी है, 51,270 के आसपास गोल्ड है। करंट लेवल पर आप चार्ट पर क्या संकेत मिल रहे हैं? खरीदे या बेचे अगर ताजा भाव पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो? देखिए, गोल्ड में अभी एक रेंज में ट्रेड है और सिल्वर थोड़ा वीकनेस है। एक्चुअली मुझे लग रहा है गोल्ड रेंज में रहेगा और ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन साइड में है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंट्राडे में 51,100 के आसपास इंट्राडे बाइंग कर सकते हैं और 50,800 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 51,600 मेरा नेक्स्ट टारगेट है। और एक चीज मैं मान के चल रहा हूँ कि गोल्ड में थोड़ा सा डाउन साइड इतना शार्प नहीं आ रहा है जिस तरह से आना चाहिए। बाकी जिस तरह से बाकी बेस मेटल्स में जिस तरह से लिक्विडिटी कॉन्सर्न के हिसाब से आया हुआ है, गोल्ड में नहीं आ रहा है। तो इन्फ्लेशन कॉन्सर्न अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो गोल्ड का थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे रेंज बाउंड ही रहेगा। बड़ा सेल ऑफ मुझे नहीं लग रहा है, तो इंट्राडे में थोड़ा सा रेंज मार्केट है, तो रेंज मार्केट के लिए गोल्ड नीचे लेवल पे बाय कर सकते हैं आज 51,100 के आसपास। क्रूड को लेकर बिटकॉइन क्या है? हालांकि दिन के शुरुआती जो तेजी थी वो कम हुई है, हालांकि अभी भी 0.25% ऊपर है 8,465 पे। चार्ट पे कैसा लग रहा है, यहाँ क्या करें? देखिए, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा प्राइस में चार्ट में थोड़ा सा एमसीएक्स में जो चार्ट है उसमें थोड़ा सा डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, मतलब मार्केट थोड़ा मोमेंटम लॉस कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में ऐसे भी फंडामेंटली भी थोड़ा सा अभी डिमांड जो डिस्ट्रैक्शन का जिस तरह से बात चल रहा है और लिक्विडिटी मार्केट में जिस तरह से निकल के लिक्विडिटी कम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद गोइंग फॉरवर्ड बेस मेटल कॉम्प्लेक्स हो या एनर्जी में थोड़ा प्रेशर आना है। और क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि काफी टॉप लेवल पे यहाँ पे थोड़ा बिग वाली आ सकता है। तो मैंने जो ट्रेड दिया था आपको, शायद वो काफी हाई मेरे हिसाब से अभी 8460 है और मौजूदा जो भाव है उससे 20-25 रुपए ऊपर इसको सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। तो मुझे लग रहा है 8400 या 8350 इंट्राडे में पॉसिबल है और 8600 थोड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो प्रीवियस मेरा कॉल था उसका 8650 का था, तो अभी फिलहाल 8600 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इन्होंने रिवाइज किया है 8,400 से 8,350 नीचे की तरफ का टारगेट और डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया है, और अब जो स्टॉप लॉस है वो है 8,600 का है और क्रूड सेल करने की रणनीति है। अनुज जी, आपको क्या लगता है, आपको भी लग रहा है कि सेल करके जाना चाहिए? दिन के ऊपरी स्तरों से अब हल्का भी हुआ है क्रूड, या लग रहा है कि नहीं वापस से रिकवरी दिखेगी? देखिए विश्वमोहन जी, पिछले 2 हफ्ते से एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्रूड बंद होता हुआ दिखाई दिया है और अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में $110 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो क्रूड में यहाँ पर बना है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। नीचे करीबन 8,350 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 8,150 का लगाएं, टारगेट 8,600 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक, क्योंकि सप्लाई करंट अभी भी यहाँ पर है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 8,350 के आसपास लेवल्स मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। ओके, रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, आपका व्यू कच्चे तेल को लेकर?
जी हमारा व्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि क्रूड में एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है चार्ट्स पे, प्लस जो सप्लाई वरीज है वो अभी भी ऑन है। रशिया यूक्रेन का स्टोरी अभी भी ऑन है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे आए, ये अराउंड 8400 8420, आई थिंक वो एक अच्छी बाइंग लेवल होगी। इसमें अभी 8330 350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई थिंक उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये थोड़ा सा वीकनेस की तरफ जा सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक इसमें ओवरऑल हमें लगता है कि ऊपर में 8620 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो आई थिंक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 8350 330 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपसाइड 8620 का ले सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस। हालांकि ऊपरी स्तरों से कमजोरी जरूर आई है, लेकिन आज फिर से वापस से 1% के आसपास की तेजी है। अनुज जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में? देखिए, जो फंडामेंटल है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस के अंदर वेदर सीजन अभी भी कोल्ड होती हुई दिखी है, उससे काफ़ी हद तक जो डिमांड है वो यहाँ पर कंटिन्यू रही है। साथ में यूरोप की तरफ से जो सप्लाईज है वो भी यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब रही हैं। हमने देखा है कि नेचुरल गैस के भाव लाइफ टाइम हाई पे टेस्ट हुए थे लास्ट वीक, और वहाँ थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था। 12% करीबन पिछले हफ्ते बढ़े हैं भाव, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा खरीदारी का ही कॉल रहेगा। नीचे करीबन भाव 615 620 के आसपास मिलते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 650 660 तक के लेवल अगेन इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री साइड अगर बात करें तो लास्ट वीक भी इन्वेंट्री यहाँ पे ड्रॉडाउन होती हुई दिखाई दी थी। हमें लगता है कि अभी भी जो इन्वेंट्रीज हैं वो यहाँ पर थोड़ी कम रहेंगी, जिससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि आज चौतरफा गिरावट ही है, सभी काउंटर्स रेड में है। लेड में शुरुआती तेजी थी, वो भी कमजोर हो गया है। जिंक 1% नीचे, एल्युमिनियम 0.25% नीचे, आधे % से ज्यादा की गिरावट कॉपर में भी है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कॉपर में आज क्या करना चाहिए? जी मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। कॉपर में पॉसिबिलिटी है कि नीचे में हम 753 752 का लेवल्स देखें। इसमें अभी ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 765 के आसपास है, तो जब तक कि उसके ऊपर नहीं जाता आई थिंक कॉपर में एक वीकनेस रहेगा। लेकिन निचले लेवल पे सपोर्ट जरूर मिलेगा इसे, तो 752 753 से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। लेकिन तभी तक मेरे हिसाब से कोई भी इसमें उछाल आता है टुवर्ड 760, आई थिंक इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 764 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 753 752 का टारगेट ले सकते हैं, और वहां पे मेरे हिसाब से इसमें बाइंग पोजीशन फिर से री एंटर करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 764। सो एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के साथ बिटूपन बेस मेटल्स में आज कोई टॉपिक आपकी तरफ से? कॉपर भी बेचना है। कॉपर थोड़ा सा पुल बैक आता है तो बेचने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। 764 65 ये सब रेंज में कॉपर सेल करना बेटर रहेगा। 753 का टारगेट इंट्राडे रख सकता है, या उसके नीचे भी मार्केट आ सकता है 745 के आसपास। तो सेल ऑन राइस स्ट्रेटजी रहेगा जब तक कॉपर 778 या 79 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है, कॉपर थोड़ा डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो एनी पुल बैक इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। पुल बैक में सेल करना मैं प्रेफर करूंगा, और उधर से जिंक भी मुझे लग रहा है थोड़ा मार्केट में सेलिंग आ सकता है। तो पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में मुझे थोड़ा अभी डाउन साइड दिख रहा है। ओके, यानी हल्की गिरावट दिख रही है यहाँ पर। कॉपर और जिंक बेचने की सलाह है बिटूपन की तरफ से। अनुज जी, आप क्या पसंद करेंगे बेस मेटल्स में आज? देखिए विष्णु जी, लास्ट वीक हमने इंडिकेट किया था कि बेस मेटल में गिरावट रहेगी, और वैसे ही मार्केट ट्रेंड होता हुआ दिखाई दिया है। जो हमारा टारगेट थे वो अचीव होते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है बेस मेटल में वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप कॉपर के चार्ट को देखेंगे तो पूरे 2020 की जो रैली थी वो इसने पूरी कवर करी है, और वहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि अभी बेस मेटल में जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव टोन में ही बना है, तो यहाँ पे अभी बिकवाली का ही कॉल रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर में अगर थोड़ा सा बाउंस आता है 764 के आसपास तो बिकवाली करे, 761 का 71 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट नीचे 750 से लेकर 745 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि नीचे में 750 740 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी 2 हफ्ते में कंटिन्यूस, इवन 3 हफ्तों से लगातार गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी ट्रेंड कंटिन्यूस डाउन रहेगा। नीचे करीबन 315 से लेकर 310 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ में एल्युमिनियम जो कि 2 हफ्तों से कंटिन्यूस गिर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पर भी ट्रेंड डाउन हो सकता है, और भाव नीचे करीबन 230 के लेवल दिखा सकते हैं। तो जो बेस मेटल में हम पिछले कुछ दिनों में रैली देख रहे थे वो यहाँ पर अब खत्म होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि बेस मेटल में आने वाले दिनों में कुछ गिरावट और देखने को मिल सकती है। यानी बेचने की सलाह है, शॉर्ट पोजीशन ही बनाएं। कॉपर तीनों ही जानकारों को लगता है कि पुल बैक पर यहाँ पर बेचकर जाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। सबसे पहले बात होगी कॉटन की, जहाँ पर रिकॉर्ड रैली आज भी जारी है। M6 कॉटन 47,200 के ऊपर चला गया है। अनुज जी, क्या लग रहा है इतनी तेजी के बाद अभी भी आपको लग रहा है कि कॉटन को खरीद कर जाना चाहिए?
विश्वमोहन जी, अभी जो हम वेदर सिचुएशन देख रहे हैं भारत के अंदर, वो थोड़ी सी हीट वेव्स का माहौल है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सोइंग एक्टिविटी है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है कॉटन के अंदर। तो वो एक थोड़ा सा सेटबैक यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़े हैं और भारत के अंदर भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई है, तो उसकी वजह से जो पैरिटी है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखी है। तो इम्पोर्ट भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमने देखा है कि जो डिमांड है वो जो इंटरनेशनल मार्केट में भाव है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भावों में तेजी देखने को मिल रही है। सप्लाई लास्ट ईयर भी कम थी और इस साल भी लग रहा है कि अगर सोइंग टाइम पे नहीं हुई तो फिर अगेन हम सप्लाई कम होते हुए देखेंगे। तो हमें लगता है कि अभी कॉटन के अंदर भावों में कंटिन्यू तेजी यहाँ पर रह सकती है और जल्दी ही हम यहाँ पर हो सकता है कि 50,000 के लेवल को टच करते हुए देखें। ओके, और कॉटन केक में अनुज जी यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ भी हल्की तेजी है आज। देखिए, लास्ट वीक के करीबन 4% बढ़ा था, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि भावों में थोड़ा सा नरमी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि भाव एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे, मगर कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे जो डिमांड रहती है हल्की, वो कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा सेल कॉल रहेगा, सेल ऑन राइस के मार्केट रहेगा। करीबन 2970 में बिकवाली करें, 3060 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2860 तक देखने को मिल सकता है। और अगर भाव 2800 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, यानी कॉटन केक बेचना है 2860 के टारगेट के लिए। रविंद्र जी, आपका कॉटन मार्केट पर आपका व्यू? डिमांड तो काफ़ी मजबूत है और जो अराइवल भी है डोमेस्टिक मार्केट वो भी काफ़ी कम है। ऐसे में क्या लग रहा है, कॉटन और मजबूत होगा यहाँ से? बिल्कुल विश्वमोहन, आई थिंक फंडामेंटल सपोर्टिव है और मार्केट भी इट इज गोइंग वन साइड। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसका धीमा हो रहा है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जॉशन आए, बट एज ऑफ नाउ तो पॉजिटिवनेस ही लग रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से 47,500 48,000 तक भी प्राइसेस जाए, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरस्टेज मार्केट है, प्लस मोमेंटम स्लो हो रहा है। तो आई थिंक एनी टाइम इसमें एक करेक्टिव टिप आ सकता है। तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अदरवाइज अगर अभी का मूव देखे तो आई थिंक इट इज स्टिल इन एन अप ट्रेंड और यहाँ से भी अपसाइड ही लग रहा है जब तक कि कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं आता इसमें। अनुज जी, फटाफट से ग्वार पर व्यू बताइए और एक स्पाइसेस एक काउंटर कोई भी। देखिए, ग्वार में हमने लास्ट वीक गिरावट देखी थी और स्पाइसेस के अंदर भी पूरी पैक में गिरावट रही थी। तो ये हफ्ता भी हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा। तो दोनों ही काउंटर में मेरा सेल कॉल रहेगा। ग्वार में करीबन 6100 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 6140 का लगाएं, टारगेट 5960 तक देखने को मिल सकता है। वहीं टर्मरिक के अंदर भी 8300 में बिकवाली कर सकते हैं, 8550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 8000 तक देखने को मिल सकता है। तो मसालों में और ग्वार सीड में गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। टर्मरिक और ग्वार सीड दोनों बेचने की सलाह। 8000 के टारगेट के लिए टर्मरिक बेचे, 5960 के टारगेट के लिए ग्वार सीड बेच सकते हैं। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटपन आपका, नकुल आपका, रविंद्र जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरे ही कमोडिटी मार्केट का पूरा आउटलुक बताया, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।